हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी पे। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, यूसीजी नेट होम साइंस की क्लासेस चलती हैं। अगर आपको मेरे होम साइंस के नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाके नोट्स पाने की पूरी प्रक्रिया जान सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात ये, कुछ बच्चे कहते हैं मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मैं आपको बता दूं, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मैं वीडियो डालूंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक रेशे। मैंने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था रेशे, उसमें मैंने आपको बताया था रेशे का पूरा वर्गीकरण बताया था प्राकृतिक रेशे, क्रमित रेशे और विशिष्ट रेशे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। आज हम लोग प्राकृतिक रेशे के बारे में पूरा विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए जान लेते हैं। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत वे सभी रेशे आते हैं जो प्रकृति में उपस्थित किसी न किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से भी रेशे मिलते हैं, पशुओं से भी व नन्हे कीड़ों से भी। ठीक है। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला है वनस्पतिक, दूसरा है आपका जांतव या प्राणीज रेशे, तीसरा आता है खनिज रेशे। ठीक है। तो पहले हम लोग वनस्पतिक रेशे के बारे में जान लेंगे। जो रेशे वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वे वनस्पतिक रेशों के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वनस्पतिक रेशों की रचना सेल्यूलोज से हुई है। सेल्यूलोज पौधों के कोशों का मुख्य भाग होता है। सेल्यूलोज से निर्मित इन रेशों में कार्बन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अंश रहता है। ये रेशे अम्ल से प्रभावित होते हैं और सांद्र अम्ल से इन्हें अत्यधिक क्षति पहुंचती है। क्षारीय तत्वों का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर से देख लेते हैं वनस्पति रेशे क्या है। तो देख लीजिए, जो रेशे वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं वे वनस्पतिक रेशों के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वनस्पतिक रेशों की रचना सेल्यूलोज से हुई है। सेल्यूलोज पौधों के कोशों का मुख्य भाग होता है। सेल्यूलोज से निर्मित इन रेशों में कार्बन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अंश रहता है। ये रेशे अम्ल से प्रभावित होते हैं। सांद्र अम्ल से इन्हें अत्यधिक क्षति पहुंचती है तथा क्षारीय तत्वों पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठीक है, आज हम जानेंगे कि वनस्पतिक रेशों के प्रकार क्या क्या हैं। तो इसमें कपास आता है, लिनन आता है, कपोक आता है, जूट, हेम, नारियल, रेमी, सन, अबाका, सीसल, पिन्ना। ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए, कपास या कपास के पौधों से प्राप्त रेशा है। कपास के बीजों के पकने तक उनकी रक्षा के हेतु उनको ढकने के लिए कपास के रेशों का निर्माण प्रकृति की विचित्र रचना है। यही कारण है कि इन्हें बीज के बाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट बाल, बीज के बाल किसे कहते हैं? तो कपास को पूछा जाता है पेपर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रेशे की लोकप्रियता आरंभ से आज तक बनी हुई है। इसे विश्वव्यापी रेशा कहते हैं। यह मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि इस रेशे से निर्मित वस्त्र सस्ते व सबके लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। रेशों के अतिरिक्त कपास के पौधों के अन्य भागों से भी कई उपयोगी सामानों का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है लिनिन। यह फ्लाक्स के पौधे के तने या डंठल से प्राप्त होते हैं। इन्हें उखाड़कर पानी में फुला देने से इनके बाहर की छाल गलकर हट जाती है व अंदर के रेशे पृथक पृथक हो जाते हैं। बाद में इनकी सफाई की जाती है व इन्हें वस्त्र उपयोगी बनाया जाता है। तो ये फ्लाक्स के पौधे के तने या डंठल से प्राप्त होते हैं लिनिन। इन्हें उखाड़कर पानी में फुला देने से इनके बाहर की छाल गलकर हट जाती है व अंदर के रेशे पृथक पृथक हो जाते हैं। बाद में इनकी सफाई की जाती है व इन्हें वस्त्र उपयोगी बनाया जाता है। ये कोमल व महंगे होते हैं क्योंकि इन्हें तैयार करने में अधिक श्रम लगता है। ठीक है। कपोक, ये रेशे कपोक के वृक्ष के फल से प्राप्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति कपास के समान ही बीजों की रक्षा के लिए होती है। कपोक के रेशे कपास से महीन व सूक्ष्म होते हैं व इनमें पर्याप्त चिकनाहट भी
रहती है, परंतु किन्हीं अन्य दोषों के कारण ये रेशे कताई के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, अतः इनका प्रयोग सीमित है। कपोक के रेशों में ऐंठन नहीं होती है, अतः गीले हो जाने पर यह शीघ्रता से सूख जाता है। तो किस रेशे में ऐंठन नहीं होती है? तो कपोक। ठीक, याद रखिएगा। फिर इनका रंग पीला होता है। पीली दीवारों वाली नली के समान इनकी सूक्ष्म रचना होती है। इनका उपयोग जीवन सुरक्षा पेटी, चटाई आदि बनाने में होता है। इन्हें मिश्रण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है जूट। जूट के पौधों से प्राप्त रेशा। जूट का पौधा 5 से लेकर 12 फीट तक ऊंचाई तक का होता है। इनकी मोटाई उंगली के बराबर होती है। संपूर्ण पौधों में केवल एक ही तना या डंठल होती है। फूल मुरझाने के समय इसे काट दिया जाता है। पानी में फुलाने के पश्चात इसके रेशे भी लिनन के रेशे के समान ही छाल से पृथक होकर निखर आते हैं। ये रेशे पीले रंग के होते हैं। इनमें अनोखी चमक भी होती है। रेशे स्पर्श में चिकने परंतु कर्कीले होते हैं। फलता धागा रुक्ष व कड़ा बनता है। जूट के रेशे उलझे हुए व असमान होते हैं। जूट के रेशे कैसे होते हैं? उलझे व असमान। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। जूट के रेशे वस्त्र निर्माण में कम ही प्रयोग होते हैं। इसके रेशों का प्रयोग हस्त उद्योग के सामानों में अत्यधिक प्राचीन काल से होता आ रहा है। जूट का पौधा गर्म व नम वातावरण में होता है। तो जूट का पौधा कौन से वातावरण में होता है? गर्म और नम वातावरण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत व बांग्लादेश में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत और बांग्लादेश में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट। इससे बोरे गांठे बनाने के लिए टाट, बरलेप आदि का निर्माण होता है। फर्श पर बिछाने के लिए गलीचे, दरिया व अन्य सामानों का निर्माण भी जूट के रेशों से होता है। ये खनिज अम्लों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा उनमें तुरंत घुल जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है हेम। हेम का रेशा भी एक पौधे के तने से प्राप्त होता है, परंतु इसका प्रयोग अत्यधिक सीमित है। इसमें कुछ ऐसे आवश्यक गुणों का अभाव है जिसकी वस्त्र उपयोगी रेशों के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसका रेशा रुक्ष तथा अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। वैसे इस रेशे में चमक भी अधिक होती है। सोवियत यूनियन, यूगोस्लाविया, रोमानिया तथा हंगरी इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। यह भारत में भी उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से कागज के उद्योग में होता है। कैनवास, गलीचे, कालीन, जूते के तले, रस्सी, डोरी आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेशे काले रंग का होता है। ठीक है। इसे अन्य रंगों में भी रंगना संभव नहीं है। तो काले रंग का होता है, इसलिए इसे अन्य रंगों में रंगना संभव नहीं है। फिर आपका आता है नारियल का रेशा। यह नारियल की छाल के ऊपर स्थिर होता है। यह बड़ा व रूखड़ा रेशा है, अतः इसका प्रयोग भी सीमित है। समुद्र के नमकीन पानी में फुलाकर पीट कर इसका रेशा साफ किया जाता है। तो समुद्र के किस पानी में? नमकीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्र के किस पानी में फुलाकर पीट कर कौन सा रेशा साफ किया जाता है? तो नारियल का। ठीक है। नारियल के रेशे कागज, मोटे कपड़े, चटाई, डोरमेट, दरिया, गलीचे, ब्रश आदि तथा गद्दी व सीटियों में भरने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इन पर सुंदर व चटक रंग चढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है रेमी। रेमी का रेशा एक कांटेदार नेटेल पौधे से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो रेमी का रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है? बहुत पूछा जाता है पेपर में। यह पौधा अधिकतर बंगाल में उत्पन्न होता है। ठीक है। कहाँ उत्पन्न होता है? बंगाल में। प्रायः रेमी के रेशों का प्रयोग लिनिन के स्थान उत्पन्न के रूप में किया जाता है। ठीक है। पानी सोखने में इसकी क्षमता कपास व लिनिन से अधिक होती है। भीगने पर कपास से भी अधिक शक्तिशाली रहता है। सूखता भी शीघ्रता से। रेशा फफूंदी से प्रभावित नहीं होता। रेमी से निर्मित वस्त्र टेबल लिनिन, ट्रे क्लॉथ, मेजपोश, नैपकिन आदि के लिए अच्छे रहते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है सन। या एशिया के दक्षिण भाग वाले देशों और विशेषकर
भारत में उत्पन्न होता है। साथ में 2 फसलों के रूप में बधाई सन तथा रबी सन उत्पन्न किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि एशिया के दक्षिण भाग में वाले देशों और विशेषकर भारत में उत्पन्न होता है सन, ठीक है। साथ में 2 फसलों के रूप में बधाई सन तथा रबी सन उत्पन्न किया जाता है। तो कौन कौन सी फसलें हैं? बधाई सन और रबी, याद रखना। इनका रंग भी हल्का होता है व इनकी तनाव सामर्थ्य भी अधिक होती है। इनका प्रयोग ये भी पूछ लिया जाता है, तो सामर्थ्य भी याद रखिएगा। तो इसकी सन की तनाव सामर्थ्य अधिक होती है। इसका प्रयोग कागज के उद्योग में, मछली के जाल बनाने, गलीचे, कालीन, सुतरी बनाने में होता है, ठीक है। अब अबाका तथा मनीला, इसका उत्पादन फिलीपाइन द्वीप समूह में होता है। यह वर्ष भर निरंतर रहने वाला बारहमासी पौधा है, ठीक है, याद रखना। बारहमासी पौधा है जो एक दूसरे से 10 फीट की दूरी पर लगाया जाता है, 10 फीट की ऊंचाई तक जाता है। प्रत्येक वृक्ष से लगभग एक पौंड रेशा निकलता है जो अत्यंत श्वेत व चमकीला होता है। ये रेशा हल्का होते हुए भी दृढ़ होता है तथा आसानी से पृथक पृथक हो जाता है। इसकी तनाव सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। ये काफ़ी टिकाऊ होता है। यह रस्सी व कार्डेज बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सीसर। सीसर ऐसा भी पौधों से प्राप्त होता है। यह पौधा अफ्रीका, जावा और ईस्ट इंडिया में 4 माह की फसल में उत्पन्न किया जाता है। इनकी पत्तियां जमीन के पास जैसे ही निकलती हैं, हाथों से तोड़ के पटक पटक के तरह खुरच कर रेशों को धोकर साफ करके निकाला जाता है। इसका प्रयोग उच्च श्रेणी की रस्सी, सुतरी व कार्ड बनाने में किया जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है इस प्रकृति रेशे के वनस्पतिक रेशे में पिन्ना या पाइनएप्पल के पौधे, मतलब यह पाइनएप्पल में अनानास के पौधे की विशाल पत्तियों से प्राप्त होता है। यह श्वेत, उज्ज्वल, अति कोमल व कांतिपूर्ण होता है। फिलीपाइन में इससे पिन्ना क्लॉथ बनता है जो कोमल, टिकाऊ, नमी अवरोधकता के गुणों से भरपूर रहता है। इनसे चटाई, बैग, कपड़े बनाए जाते हैं। यह एक पत्तियों से प्राप्त रेशा है। बड़ा ही सुंदर वस्त्र इससे बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत वनस्पतिक रेशे पढ़े। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राणीजन रेशे के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राणीजन रेशे के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें।